अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इमरान याकूब खान साहब के साथ व्यू पॉइंट से मैं हूं ज़ैनब जतोई। नाजरीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे अली अमीन गंडापुर साहब का इस्तीफ़ा जो है गवर्नर के पी को मौसूल हो गया है और गवर्नर के पी की जानिब से कहा गया है कि अब कानूनी लिहाज से देखा जाएगा और फिर इस पर अमल दरामद जो है वो करवाया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि बहुत शोर है सुहेल आफरीदी को लेकर, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हमारे पास 92 वोट्स जो हैं हमारे पास मौजूद हैं और दीगर पार्टीज़ के रहनुमा भी हमें राब्ते कर रहे हैं और ऐसे में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि अपोजिशन जो है वो खलल डालने की कोशिश कर सकती है। तो ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या हिकमत अमली होगी, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे। भारत अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान से अपनी शिकस्त का बदला लेने की कोशिश कर रहा है, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से कहा गया है। इस पर प्रोग्राम में बात होगी और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे 150 अरब डॉलर के मादी खजाने के साथ पाकिस्तान सोने की आलमी दौड़ का नया उम्मीदवार जो है वो बन चुका है। इससे पाकिस्तान किस तरह से फ़ायदा उठा सकता है, इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। वज़ीर आला के पी अली अमीन गंडापुर साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है, जो कि गवर्नर के पी को पहुँच चुका है। उन्होंने कहा है कि पीर वाले दिन देखेंगे और कानूनी तरीक़ाकार के बाद इस पर अमल दरामद करवाया जाएगा। अभी सुहेल आफरीदी साहब का नाम जो है वो PTI की जानिब से पेश किया गया है कि वो KP के नेक्स्ट CM हो सकते हैं, लेकिन मुख्तलिफ किस्म की बयानबाजी हो रही है सुहेल आफरीदी पर भी, और इस पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इख्तियार वली खान साहब जो कि कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म है। सबसे पहले इख्तियार वली खान साहब, आपको वेलकम करते हैं और आपसे सवाल लेने से पहले सलमान अकरम राजा ने सुहेल आफरीदी के हवाले से कुछ कहा है, उसको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। सुहेल आफरीदी साहब का तो इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है। क्या आपके सामने कोई शहादत गवाही आई है कि वो किसी दहशत गर्दी के बयानिए के हामी हैं? बिल्कुल ये एक तोहमत है, ये एक इल्ज़ाम है जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। हम सब आपके सामने पेश हुए हैं, हमने जो पार्टी का मौक़िफ़ है वो आपके सामने रख दिया है और सुहेल आफरीदी साहब इसी मौक़िफ़ को आगे लेकर बढ़ेंगे और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि इस मुल्क की और इस सूबे की गवर्नेंस में बेहतरी आएगी और जो दहशत गर्दी के हवाले से हिकमत अमली है वो बेहतर होगी। कि कौन सी सहूलतकारी हमने, हम सिर्फ ये सवाल करते हैं क्या एक जामे सियासी हिकमत अमली के बगैर दहशतगर्दी पर काबू पाया जा सकता है? इख्तियार वली खान साहब, सुहेल आफरीदी साहब का नाम सामने आ रहा है और मुख्तलिफ किस्म के, अभी सलमान अकरम राजा साहब ने जो कहा वो भी आपने सुना। ये भी कहा जा रहा है कि अपोजिशन जो है वो खलल डालने की कोशिश करेगी इस तमाम तर प्रोसेस में जिसमें सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो CM KP बनेंगे। तो क्या समझते हैं, अपोजिशन की जानिब से भी कोई तैयारी की जा रही है, कोई मुश्तरका उम्मीदवार सामने आ सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ज़ैनब, थैंक यू वेरी मच इमरान याकूब साहब। बात ऐसी है ना कि देखें, एक वज़ीर आला का इंतखाब करना ये एक जमात की कुली तौर पर उनके अंदरूनी मसला होता है और उनका अपना इंतखाब होता है, लेकिन इस फैसले के पीछे जो मुहर्रिकात हैं वो सस्पिशियस नहीं है बल्कि वो प्रूवन है कि वो बदनीयती पर मबनी है। वो शायद ऐसा लगता है कि वो किसी पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे का हिस्सा है, वो ऐसे लगता है, महसूस होता है, बल्कि जांचना मुश्किल नहीं है। जैसे अगर मैं लिंक करूं, इमरान खान साहब जब हुकूमत से निकले थे तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान नहीं रहेगा। शानदाना गुलजार एक इनकी MNA है, उसने कहा था कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। सेम नारा, यही बात मोहतरम ये जो नए नामजद वजीर आला हैं ये करते हैं। यूट्यूब पे इनकी स्पीचेस पड़ी हुई हैं। अब अली अमीन को तो मैं तो वही कहता हूँ ना, उसको 2-3 खवातीन की शिकायत पर या उनकी ख्वाहिशात पर उसको फारिग कर दिया गया। मतलब जिस सूबे की मुस्तकबिल के फैसले कुछ खवातीन की ख्वाहिशात पर, उनकी मर्जी पर और उनकी नाराजगी पर होते हैं, तो आप अंदाजा लगा लें कि उस सूबे की 4 करोड़ अवाम की टोटल उनकी हैसियत, उनकी तौकीर, उसकी असम्बली, वहाँ की जमहूरियत, उसकी क्या 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 रह जाता है? कुछ नहीं। इख्तियार वली खान साहब, गुजारिश ये है कि सुहेल आफरीदी के हवाले से तो आप भी फरमा रहे हैं, वज़ीर इत्तलात अता तारर साहब भी बहुत कुछ फरमा रहे हैं और आपकी दूसरी क़यादत भी बहुत कुछ फरमा रही है, लेकिन 4 करोड़ सूबे के अवाम की तौकीर बचाने के लिए क्या अपोजिशन कोई अपना मुश्तरका उम्मीदवार ला रही है और क्या उसमें कामयाबी के इम्कानात हैं? देखिए, इलेक्शन में जो भी उतरता है तो वो हारने के लिए नहीं आता, वो जीतने के लिए इलेक्शन लड़ते हैं। और मुश्तरका मुत्तहिदा अपोजिशन जो है वो मुश्तरका उम्मीदवार लाने पे अपने सलाह मशवरे जो है वो जारी रखे हुए हैं। आज मौलाना साहब की जमात का एक बड़ा अहम इजलास होने जा रहा है
तो मेरे ख्याल में वो इजलास होने के बाद पता लग जाएगा और शक्ल भी बन जाएगा कि कौन हमारा मुत्तफिका उम्मीदवार हो सकता है और उसको फिर किस तरह हमने कामयाब करना है। ठीक यहाँ पर नंबर गेम की भी जो सूरत हाल है वो आपको पता ही है कि यहाँ पर आज़ाद जो पास हुए लोग हैं, आज़ाद मेंबरान है, उनकी अक्सरियत है और वही डिसाइसिव रोल जो है तो उसमें वो प्ले कर सकता है। जी, तो इख्तियार वली खान साहब, ये भी कहा जा रहा है पीटीआई की जानिब से इमरान साहब के 92 हमारे पास वोट जो हैं हमारे पास मौजूद है और मुख्तलिफ पार्टीज़ के रहनुमा भी हमसे राब्ते कर रहे हैं, तो हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी शोर है इस चीज़ पर, लेकिन जुनैद अकबर साहब की जानिब से ये कहा जा रहा है कि खलल डाला जाएगा अपोजिशन की जानिब से और कुछ इदारों की जानिब से। जुनैद अकबर खान की तो मेरे ख्याल में मैं किसी बात का जवाब भी नहीं देना मुनासिब समझता, क्योंकि ये जुनैद अकबर खान वही बंदा है जिसने कहा था कि अगर इमरान खान को रिहा नहीं किया गया तो हम जाके पीटीएम के साथ मिल जाएंगे, हम जाके दहशतगर्दों के साथ मिल जाएंगे, हम जाके अफगानिस्तान के साथ मिल जाएंगे। तो ये तो सारी जमात ही, जब फिर हम कोई बात करते हैं तो कहते हैं ये हमें गद्दार कहते हैं, गद्दारी भी करते हैं, गद्दारी की बातें भी करते हैं, वो काम भी करते हैं जो, वैसे मुझे तो लगता है कि जो 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 इमरान खान ने कहा था कि पाकिस्तान 3 टुकड़े हो जाएगा मेरे बाद, ये उस एजेंडे पर अमल पैरा है। जो हमारा अफगानिस्तान के साथ सरहद है, पाक अफगान बॉर्डर है, ये उसको बॉर्डर नहीं मानते, इसको डिफरेंट लाइन कहते हैं। ये कौन लोग कहते हैं? ये वो लोग कहते हैं जिन्होंने पाकिस्तान का वजूद तस्लीम नहीं किया था। ये तो कुछ ऐसे ही लोग हैं। फौज के खिलाफ रोज सरकारी पैसे, सरकारी खजाने का माल वो खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों में सोशल मीडिया के जरिए उनके जहनों में, उनके कानों में, उनके खून तक ये पहुंचा दिया है कि फौज खिलाफ खिलाफ खिलाफ, रियासत मुखालिफ, ये सारी चीजें यहाँ पे तो बाकायदा कमर्शियल तौर पर, कमर्शियल बुनियादों पर इसको एक इंडस्ट्री बना दिया गया है कि आप रियासत मुखालिफ और पाक फौज मुखालिफ जो है तो लोगों के जहनों में जहर घोलें और उनके खून तक वो पहुंचा दें। दिस इज व्हाट पीटीआई इज डूइंग फ्रॉम द पास्ट सो मेनी इयर्स। हाँ साहब, जो इल्जामात आपने आयद किए हैं अभी, अगर आज सलमान अकरम राजा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी हो, देखी हो, बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है, उन्होंने तो आपके इन तमाम इल्जामात को जो है रद्द कर दिया है। वो तो कहते हैं बताएं ऐसी कोई चीज़ है तो सामने लाएं, हम तो ना फैसिलिटेटर हैं ना सहूलतकार हैं, हमें ये झूठे इल्ज़ाम लगा के बस आउट करना चाहते हैं। चलिए, अगर ये डिनाई करते हैं तो इमरान याकूब साहब, मैंने आपके मोबाइल पर मैं 2 क्लिप्स भेज रहा हूँ, ये जरा फिर आप चला दीजिएगा, देखिए आपको पता चल जाएगा कि क्या इन्होंने अपने दौर में अपनी हुकूमत में 40,000 टेररिस्ट को इंपोर्ट नहीं किया था। और ये स्टेटमेंट मैं इन्हीं के लीडर की जुबानी आपको सुनवाता हूँ, मैं आपके मोबाइल पे भेज रहा हूँ, जरा अपनी स्क्रीन पे फिर आप चला लीजिएगा। तो दिस इज व्हाट दे आर डूइंग, दिस इज व्हाट दे हैव डन इन द पास्ट। सलमान अकरम राजा बेचारा वो उसकी क्या वक़्त है, क्या हैसियत है, वो चंद दिनों का मेहमान है, नहीं ये रहेगा। अच्छा, इख्तियार वली खान साहब, अभी अपनी बात, ये बहुत बड़ी बात कह दी खान साहब, ये तो आपने खबर दे दी। ये फरमाइएगा कि बैरिस्टर गोहर और सलमान अकरम राजा, आप दोनों कह रहे हैं कि चंद दिनों के मेहमान हैं, ये दोनों पीटीआई में नहीं रहेंगे। अली अमीन नहीं रहा तो ये दोनों भी नहीं रहेंगे, और आप देख लेंगे इसमें कुछ ज्यादा देर भी नहीं लगेगी। क्या वजह समझते हैं इख्तियार वली खान साहब, क्या वजह होगी? याद रखिए इमरान खान जो है वो लोगों को इस्तेमाल करता है टिश्यू पेपर से भी बदतर तरीके से, और वो इस्तेमाल कर रहा है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को पाकिस्तान के खिलाफ। वो इस्तेमाल कर रहा है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की जमहूरियत को, यहाँ की जो असम्बली है उसको रियासत के खिलाफ, फौज के खिलाफ तोड़ना चाहते हैं पाकिस्तान को, इस सूबे को अफगानिस्तान का हिस्सा बनाना चाहते हैं। ये उनका एजेंडा है। और ये कुछ लोग जिनके आप नाम ले रहे हैं, ये एक एक बोटी वाले लोग हैं, एक एक बोटी के, एक तिक्के एक बोटी के लिए बैठे हुए हैं। इनको जानवर से या पूरे उसके जिस्म से कोई लेना देना नहीं है, ये अपने हिस्से की बोटी के लिए बैठे हुए हैं। कोई तनख्वाह लेता है मेंबर बन के, कोई तनख्वाह लेता है मुशीर और वजीर बन के, कोई जो है तो अपने सरकारी जो तरक्याती फंड्स है उसके लिए बैठा हुआ है, कोई अपने मराद के लिए बैठा हुआ है। ये सब मुझे लगता ही नहीं है इसमें कोई मुहब्ब वतन बंदा होता वो चीख लगा के खड़ा हो जाता, वो कहता कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। ये लोग
तकसीम करना चाहते हैं, ये हमें दूसरे सकूत की तरफ ले जाना चाहते हैं। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग एंड वी आर फेसिंग इट। क्या यहाँ पर कोई ये कह सकते हैं? ये अच्छा, जो रोज दर्जनों हमारे सिपाही मरते हैं, हमारे जवान मरते हैं, फौजी अफसर मरते हैं, पुलिस मरती है, अवाम मरती है, तो है ना टेररिज्म है? अगर ना होती तो इस तरह होता? कौन इनको पाल रहा है? इन लोगों को इन्होंने पाल के रखा हुआ है। पीटीआई ने बहैसियत एक सियासी जमात के, इनकी हुकूमत ने एक पॉलिटिकल उनको एक अम्ब्रेला दिया हुआ है। या इसको लेट्स मेक इट दिस वे, या टेररिस्ट जो हैं वो इनका मिलिट्री विंग है, या पीटीआई उनका फिर सियासी विंग है। नहीं, लेकिन हाँ साहब, ये जो आपने बात की, यही इल्ज़ाम वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने भी आयद किया है। उन्होंने तो ये कहा है कि टीटीपी तहरीक इंसाफ का अस्करी विंग बन चुकी है। तो आप भी यही कह रहे हैं? अगर ऐसा है तो फिर आप क्या समझते हैं रियासत उनसे कैसे निपटेगी? क्योंकि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की DGISPR ने, उन्होंने तो वाज़े तौर पे कहा इस तरह की कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सर दिस हैज बीन डिसाइडेड कि कोई दूसरा 26 नवंबर नहीं होगा, कोई दूसरा 9 मई नहीं होगा, ना किसी को करने देंगे, कोई दूसरा सकूत नहीं होगा इंशाल्लाह। और कोई करके दिखाए। आप वजीर आला लाते हैं, एक नहीं 10 बदलें, भाड़ में जाए तुम्हारी सारी जो है तो हुकूमत और तुम्हारी पार्टी और तुम्हारी सियासत, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमें मोहब्बत है अपने मुल्क से, हमें प्यार है अपने वतन से, हमें फिक्र है खैबर पख्तूनख्वा की, हमें फिक्र है पाकिस्तान के वजूद की, जिस पर आप लोग हमलावर हो रहे हैं। और कोई पैसे पकड़ रहा है कहीं से, कोई अफगानिस्तान का दलाल बना हुआ है, कोई इजराइल से पैसे पकड़ रहा है, कोई इंडिया से पैसे पकड़ रहा है, उनका नान नफा का लेके ये पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और पाकिस्तान मुखालिफ बयानियों को ये उसको बढ़ावा देते हैं, उसको एम्पलीफाई करते हैं। ये आप उठा लीजिए, जो नया नामजद वजीर आला है इमरान का, इसकी शनाख्त क्या है? इमरान का भी इसको मिला तक नहीं है, बट उसको इसकी तकरीरें सुना दी गई, बता दी गई कि फौज को गाली देने में बड़ा तकड़ा है, 10/10 नंबर है, बगावत की बात करने में 10/10 नंबर है, खवातीन की बेतौकीरी करने में 10/10। ये बंदूक लेके चला जाएगा इस्लामाबाद की तरफ, पूरे सूबे को चढ़ा देगा, लोग टकराएंगे, पुलिस और अवाम, उसमें खून खराबा हो जाएगा। एंड दिस इज व्हाट इमरान खान वांट्स। इमरान खान को यही चाहिए। बिल्कुल। अब वो तो इस वक्त प्यासी डायन है, और प्यासी डायन को खून ही चाहिए होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखे है कि सुहेल आफरीदी साहब का जो नाम सामने आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, अब वो KP के नए CM बन पाते हैं या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। और इस बारे में इख्तियार वली खान साहब हमें बता रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका इख्तियार वली खान साहब। इमरान साहब, आपसे भी कॉमेंट लेना चाहूँगी। जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रीजनिंग दे रही है कि दहशत गर्दी पर कंट्रोल भी नहीं कर पाई अली अमीन गंडापुर, एक ये भी वजह है कि उनसे इस्तीफ़ा जो है वो लिया गया। उन्होंने वैसे तो खुद इस्तीफ़ा दिया, लेकिन कहा गया पहले बानी PTI ने ये फैसला किया। तो अभी ये जो वजूहात दी जा रही है, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी थे अली अमीन गंडापुर पर, तो ये जो रीजनिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेश की है, क्या आप समझते हैं कि ये ही एक वजह है, या जिस तरह से इख्तियार वली खान साहब ने कहा कि कुछ औरतों की वजह से ये फैसला बानी PTI ने लिया? देखिए, बात ये ज़ैनब कि पाकिस्तानी सियासत का अलमिया ये है कि यहाँ पे पूरा सच नहीं बोला जाता, और कोशिश ये की जाती है कि झूठ की बिना पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए। और ये सिर्फ एक पार्टी नहीं, सिर्फ ये तहरीक इंसाफ का वतीरा ही नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ऐसे ही करते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग भी ऐसे ही करते हैं, मुस्लिम लीग नवाज भी ऐसे ही करती है। ये सब पार्टियां इस अवाम में एक तरह से नंगी हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब ये जो खैबर पख्तूनख्वा की सूरत ख़ास तौर पर बन चुकी है, PTI की हुकूमत जो थी, अली अमीन गंडापुर साहब आप 4 दिन पीछे चले जाएं, यही लोग उनके गुण गाते नहीं थकते थे। लेकिन अब क्योंकि इमरान खान ने कह दिया, यहाँ पे सियासत शख्सियत परस्ती की, अगर खान ने कह दिया नहीं तो फिर नहीं। अब वो चाहे किसी खातून की वजह से कहा हो, चाहे उन्होंने इस वजह से कहा हो कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान के मामलात नहीं तय कर सके, या किसी भी बिना पे कहा हो, असल बात यही है कि इमरान खान ने जब कह दिया कि अली अमीन गंडापुर नहीं है तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त बात है। जी। अब उसके बाद अगर आप ये देखें कि सुहेल अफरीदी है, मैं कहता हूँ कि किसी को भी ले आए, लेकिन सुहेल अफरीदी हो या कोई भी हो, पार्टियों को भी ये सोचना चाहिए कि किसी ऐसे गैर मुतनाज़े
आदमी को बनाया जाए, वजीर आला या वजीर आजम के मनसब के लिए नामजद किया जाए जिस पे किसी को मसला ना हो। और फिर ये कि अगर रियासत मुखालिफ कोई आदमी होगा जो कि इल्ज़ामात बड़े संगीन है। देखिए इख्तियार वली खान साहब सिर्फ एक सियासतदान ही नहीं है, वो इस वक्त वजीर आज़म के कोऑर्डिनेटर भी हैं, लिहाजा उनका कहना, फिर वजीर इत्तलात का कहना या दूसरे काबीना के लोगों का कहना, तो मैं ये समझता हूँ कि इस हवाले से बड़ी समझबूझ से पीटीआई को भी काम लेना चाहिए ताकि वहाँ पे कोई मसला इस तरह का ना हो कि हालात मजीद ख़राब हो। बिल्कुल, पीटीआई को बहुत समझबूझ कर जो है लेने चाहिए। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजीद भी आगे बड़े फैसले कर सकती है, मजीद इस्तीफे भी आ सकते हैं, ये देखना अभी बाकी है। अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे भारत पाकिस्तान से अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है, इस पर बात होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अफ़गानिस्तान की जानिब से मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात आ रहे हैं, लेकिन अफ़गान हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा का भारत जाना और उसके बाद भारत की जानिब से ये ऐलान करना कि सिफारत खाने जो हैं वो काबुल में खोले जाएंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात सामने आ रहे हैं। लेकिन वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत अफ़गानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान से बदला लेने की कोशिश कर सकता है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है एयर कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब जो कि दिफाई तज्जियाकार हैं। खालिद चिश्ती साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जो कहा है कि भारत अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान से बदला लेने की कोशिश कर सकता है, जी खालिद चिश्ती साहब क्या कहेंगे आप ख्वाजा आसिफ के इस बयान पर? बहुत शुक्रिया इमरान साहब और ज़ैनब, आपने इनवाइट किया। देखिए, ये कोई सरप्राइज नहीं है जो डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं, वो इसलिए कि हिंदुस्तान के साथ जो अफगानिस्तान की कोलैबोरेशन, खासतौर पे तालिबान की जो पिछली हुकूमत थी उसके दरमियान और इनके दरमियान बड़ी क्लोज रब्ता था। और उस वक्त पाकिस्तान क्योंकि इकनॉमिकली स्ट्रगल कर रहा था, जो अनफॉर्चुनेटली आज भी हम स्ट्रगलिंग मोड में ही हैं, हिंदुस्तान ने ये स्ट्रैटेजी एज अ टूल की थी कि पाकिस्तान को टू फ्रंट या टू प्रोंग थ्रेट किया जाए। टू प्रोंग का यही मतलब है कि एक हम ईस्टर्न साइड पर हमें थ्रेट होने चाहिए और एक वेस्टर्न साइड पर अफगानिस्तान की तरफ से भी हम पर प्रेशर होना चाहिए। ये पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी या मिलिट्री स्ट्रैटेजी उस वक्त इन्होंने अनफोल्ड इस तरह किया था कि उसको इकोनॉमी को भी बीच में एनरोल किया था। इकोनॉमी कैसे किया था कि अशरफ गनी के ज़माने में भी इन्होंने यहाँ पे एक रोड हाईवेज डेवलप किए थे, बिजली घर लगाए थे, हॉस्पिटल और स्कूल बनाए थे। उसका दो फायदा होता था, एक ये है कि गवर्नमेंट जो है वो oblige होगी और उनकी गुडविल आम लोगों में डेवलप होगी, और दूसरा आम लोग ये समझेंगे कि असल सही मानों में हमारा हिंदुस्तान दोस्त है। तो ये उन्होंने उस वक्त की कोशिश की थी। आपने अगर लफ्ज़ों को गौर करें, कल उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और जो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, खासतौर पर इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम रिवाइव कर रहे हैं हमारी जो ट्रेडिशनल हमारी जो दोस्ती है, एक, और दूसरा उन्होंने कहा कि कॉमन थ्रेट जो हमें है हम उसके खिलाफ हम इकट्ठे हैं। तो कॉमन थ्रेट कौन सी है? आप इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये एक बहुत लॉन्ग पेंडिंग एक इंडिया की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान को टू फ्रंट प्रेशर में रखा जाए। तो ये उसी की मुझे कंटिन्यूएशन नजर आ रही है। बट इंशाल्लाह ताला अब लोग मुत्तहिद रहे पाकिस्तान के और आर्म फोर्सेस पे कॉन्फिडेंस रखें, इंशाल्लाह ताला हम हर तरह की डिजाइन को न्यूट्रलाइज करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, चिश्ती साहब ये फरमाइएगा कि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ये भी कहा है, बल्कि दावा किया है कि बानी पीटीआई इमरान खान ने अपने दौर में हज़ारों तालिबान को पाकिस्तान ला के यहाँ पे उनको सेटल किया। क्या आप भी ख्वाजा साहब के इस बयान को इंडोर्स करेंगे? ये ज़रा पॉलिटिशियन ज़्यादा बता सकेंगे, वो कि अपने आप को डिफेंड कर सके। मेरा वो एक तो डोमेन नहीं है, और उस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई ऐसी हुकूमत इतनी स्ट्रांग आ गई है या आर्म फोर्सेस इतनी कमज़ोर हैं कि कोई थ्रस्ट कर दे और सिक्योरिटी थ्रेट बने। लेकिन बहुत सारी उसमें डिफरेंट ओपिनियंस भी आ रही हैं, तो इसलिए शायद आप बेहतर वो उस गवर्नमेंट के लोग बताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। मेरा दायरा बड़ा महदूद सा है, जिधर मैं थोड़ा सा अपने आप को समझता हूँ कि मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है। अच्छा सर, जैसे कि बात हो रही थी पहले अफगान वजीर के दौरा भारत की, तो अफगान वजीर जो गए हैं वहाँ वजीर खारजा, ये फरमाइएगा कि क्या जिस तरह से कुछ जो हैं तज्जियाकार उनके मुताबिक उनका ये दौरा पाकिस्तान के लिए दचका है, क्या वाकई ऐसा है? देखिए इमरान साहब, हिंदुस्तान से एक्सपेक्टेड था, ये सरप्राइज नहीं है। और एक्सपेक्टेड क्या था? इसलिए कि मई के महीने में जो हमने बिफिटिंग जवाब दिया आर्म फोर्सेस ने, ओवरऑल पाक फिजाइया ने खास तौर पर समुद्रों में नहीं आए, हिंदुस्तान की बैरिया नहीं आई, ज़मीन पर उनको कोई हिम्मत नहीं हुई, कुछ हुई जहाँ पे वो सफ़ेद झंडे लहरा दिए।
हवा में मुकाबला हुआ तो उनके 85 जहाज़ों में से 7 वापस लैंड नहीं कर पाए। तो हिंदुस्तान के पास क्या ऑप्शन है? एक ये है कि मीडिया के थ्रू ये करते रहो कि हम अभी पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। 5 महीने बाद भी इंडियन एयरफोर्स चीफ को ये नहीं पता कि 10 जहाज मारे थे कि 12 मारे थे। मतलब आप कोई किसी सब्जी की दुकान पर तो नहीं गए कि आपको पता नहीं है कि आपने क्या खरीदा है। आप एक इतनी बड़ी एयरफोर्स के जिसपे कुछ 1100 जहाज है, उसके एयरफोर्स के चीफ हैं, और 5 महीने बाद भी आपको डाटा या इनपुट आपकी इतनी एक्यूरेट नहीं है कि आप ये बता सके कि आपने कितना नुकसान किया दुश्मन का। एक बात तो उनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। और हिंदुस्तान के पास टॉप प्रायोरिटी यही थी कि अब किसी तरीके से प्रॉक्सी वॉर में और एक 2 डायमेंशनल, जैसे मैंने कहा, पाकिस्तान को एंगेज किया जाए और ऐसी लड़ाई में एंगेज किया है पाकिस्तान को जो नजर ना आए। ये जो इमरान साहब टेररिज्म होता है, आप मेरे से ज्यादा जानते हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो आप ये ज्यादा जानते हैं कि ये टेररिज्म जो होता है इसको चैलेंज करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये ऑनगोइंग होता है। इसमें इनिशिएटिव जो है वो दुश्मन के पास होता है, जो टेररिस्ट प्लान करता है, टाइमिंग्स उसके पास होते हैं, लोकेशन टारगेट की किसको टारगेट करना है उसके पास होता है, मीन्स उसके पास होते हैं कि उसने डिवाइस कोई लगानी है, खुद करना है, सुइसाइड बॉम्बर करना है, खुदा ना खास्ता ये क्या करना है। तो ये सारे इनिशिएटिव टेररिस्ट की तरफ होते हैं। तो ऐसी जो फिनोमेना है उसको काउंटर करने के लिए बहुत मैसिव आपको फोर्स चाहिए होती है। तो हिंदुस्तान ने सोचा कि बॉर्डर पर हवाओं में खास तौर पर तो मुकाबला कर नहीं सके, तो अगर पाकिस्तान को और डिफेंड करने पर डिफेंसिव करना है तो कहां डिफेंसिव करें, तो वो डिफेंसिव करने का उन्होंने तरीका सोचा कि हमारे पास तो इवन इमरान साहब हमारे पास तो सबूत भी मौजूद है कि भारत जो है अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करता है पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने के लिए। और आपसे मैं कमेंट खालिद साहब चाहती हूँ इस चीज़ पर कि जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है कि अपीजमेंट ऑफ टेररिज्म कबूल नहीं किया जाएगा, बातचीत वाहिद हल नहीं है, तो क्या समझते हैं अगर बातचीत के जरिए भी हल नहीं निकाला जाएगा तो क्या सिक्योरिटी ऑपरेशंस अब समझते हैं एक वाहिद हल है और खित्ते में दहशतगर्दी को खत्म कर सकते हैं? देखिए ज़ैनब, दुनिया बहुत बदल गई है। ये पुराना ज़माना या कोल्ड वॉर का नहीं है कि जो बयानियां देगा या एक तरफ है तो दूसरे की तरफ आप नहीं हो सकते, वो ज़माना चला गया। देखिए अब दुनिया लॉजिकल बात सुनना चाहती है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की पोजीशन अब बहुत स्ट्रांग है एज़ कम्पेयर टू मई से अप्रैल 2025 की निस्बत। क्यों? क्योंकि हमने साबित किया है कि हम एक रिस्पॉन्सिबल कौम है। हमने उतना ही जवाब दिया जितना हमें देना चाहिए था, हमने कीमत उतनी ही चुकाई जो हिंदुस्तान को कुछ साल याद रहे। तो ये सारा करने के बाद दुनिया हमें देखती है कि हम एक जिम्मेदार स्टेट है। न्यूक्लियर होने के बावजूद हमने न्यूक्लियर की एक दफा भी थ्रेट नहीं की, तो कन्वेंशनल प्लेटफॉर्म को ही रखा। तो ये सारा करने के बाद अब आप ये नोट करें कि दुनिया हमारी बातों को लॉजिकल समझती है। इवन पहलगाम का अगर आपको रिफ्रेश आप कर दें तो हमने बड़ी ऑफर्स की कि हम सेटलमेंट करते हैं, हम नेगोशिएशन करते हैं, हम इंक्वायरी करा लेते हैं, लेकिन नहीं हिंदुस्तान माना। अब हम तालिबान हुकूमत से रिक्वेस्ट करते रहे, तालिबान हुकूमत से रिक्वेस्ट करते रहे कि अपनी ज़मीन को ना इस्तेमाल करें दहशतगर्दी। जो चिश्ती साहब आप बार-बार जिक्र कर रहे हैं कि मई अप्रैल के बाद अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जिस इज्जत से नवाजा है और दुनिया में अब जिस इज्जत से देखा जा रहा है, इसी तनाज़ुर में आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप क्योंकि खुद माशाल्लाह से एयर कमोडोर भी रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक दफ़ा फिर जिक्र किया कल के जी पाकिस्तान ने इंडिया के त्यारे गिराए और अब इंडिया दोबारा राफेल लेने जा रहा है और हमें धमकियां भी दे रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि माशाल्लाह से पाकिस्तान के पास जो टेक्नोलॉजी है और जिस तरह से अब हौसले भी बुलंद हैं, तो अगर इंडिया कोई ऐसी सूरत दोबारा करता है मिस एडवेंचर, तो फिर आप क्या समझते हैं उनको कैसा जवाब मिलेगा? इमरान साहब, ये बड़ा अच्छा सवाल है और ये ज़हन में रखिएगा कि जब भी कोई दुश्मन या कोई भी दो फोर्सेस मुकाबला करती हैं, पाकिस्तान हो या इंडिया, उसमें मुकाबला या जंग शुरू करने के लिए 2 रिक्वायरमेंट होती हैं। एक होती है आपकी सलाहियत या कैपेबिलिटी और दूसरी होती है विल टू फाइट। विल टू फाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। एक चीज हमें याद रखनी चाहिए और मैं अर्ज करता चलूं आपके व्यूअर्स के लिए कि अगर आप में कमजोरी हो तो विल टू फाइट उसको कवर कर लेती है, या अगर कमजोर हो आप दुश्मन से, लेकिन आप मजबूत जितने मर्जी हो और अगर आपकी विल टू फाइट ना हो तो वो कंपनसेट आपकी कैपेबिलिटी को नहीं कर सकती। किसी और कैपेबिलिटी आपकी विल टू फाइट को कवर नहीं करती। हिंदुस्तान का क्या था, कैपेबिलिटी हमसे कहीं ज्यादा थी, विल टू फाइट मिसिंग थी। और ये मैं बताता चलूं कि हमने जो आप तैयारी का पूछ रहे हैं, पाक फिजाइया पिछले 3 सालों से राफेल के खिलाफ टैक्टिक्स की प्रैक्टिस कर रही थी। ये तो नहीं हुआ कि उस दिन जहाज हवा में गए, उन्होंने बटन दबाया और वो जहाज 4 गिर गए, 7 में से 4। सबसे चैलेंजिंग और सबसे मुश्किल इस वक्त अगर दुनिया में कोई जहाज तबाह करना है इस वक्त, मैं अगर अक्रॉस द ग्लोब भी देखूं तो राफेल उनमें से टॉप पर है, यानी जिसको मारना मुश्किल होता है। हमने 1 नहीं मारा, 2 नहीं मारा, 4 मारे। तो ऐसे ही हो जाता है। ये पीस टाइम में आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, आपकी लीडरशिप को एम्फेसिस देना पड़ता है कि अगर ये मौका आया तो हमने राफेल करना है, जो हिंदुस्तान का प्राइड था, अल्हम्दुलिल्लाह किया।
19 न्यू इंडक्शन हुई थी पिछले 3-4 साल में तकरीबन। प्रेसिडेंट मौजूदा सरबराह एयरफोर्स चीफ के 19 नई इंडक्शन थी। JTNC एक था, साइबर कमांड दूसरी थी, HQ-9B सरफेस टू एयर मिसाइल तीसरा था। तो मैं नाम लेता जाऊंगा। इस वक्त भी दर्जनों जो है अपग्रेडेशन, मॉडर्नाइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन पाक फिजाइया कर रही है। तो मैं ये बताता चलूं आपके चैनल के तवज्जुह से, मेरी आवाज बहुत छोटी है, लेकिन देखिए पाकिस्तान एयरफोर्स को आप 5 महीने के अंदर आपने कोई हिंदुस्तान एयरफोर्स ने कुछ नहीं इंप्रूव कर लिया कि जो कम बैक करके एंगेज करे। और पाकिस्तान एयरफोर्स, मैं ये अश्योर कर सकता हूं, मैं इस वॉर के बाद भी गया हूं एयर हेडक्वार्टर और ऑपरेशंस रूम में, वो वीडियोस देख कर आया हूं जो हमारे जहाजों ने मारे हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स बहुत आगे मूव कर रही है दिनों के हिसाब से, बिकॉज वो समझते हैं कि हमने ये पिछला जो कर दिया वो तो हिंदुस्तान को पता लग गया, अब हमने नया सरप्राइज क्या पुल करना है। इंशाल्लाह वक्त आएगा तो फिर हैरान करेंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह की ब्लेसिंग और सर इंशाल्लाह। लेकिन सर यहाँ पे ज़हीर अहमद बाबर साहब जो हैं उनको भी क्रेडिट देना चाहिए पूरी कौम को कि उन्होंने जिस तरह से ये फ़िज़ाइया को ना सिर्फ ये कि जदीद तरीन उस फ़िज़ाइया में चेंज किया, बल्कि उनका पहले दिन से ये टारगेट था कि अगर खुदा न खास्ता ये मामला होता है तो राफेल को किस तरह से टैकल किया जाएगा। दूसरी बात सर ये फरमाइएगा कि इंडिया का एक झूठ मजीद सामने आ गया है कि जो उनकी खातून पायलट थी शिवांगी सिंह, वो भी अचानक से मीडिया के सामने नमोदार हो गई हैं। तो इस पे आप क्या कमेंट करेंगे? क्योंकि पहले तो इल्जाम लगाते रहे कि शायद हमारे पास है, तब तो वो सामने आ गए, इनका एक और झूठ बेनकाब हो गया। और वो इमरान साहब आप तो जरा, और जैनब आप जरा सीरियस जर्नलिस्ट हैं और एंकर पर्सन है। कुछ लोगों ने मुझे लाइटर नोट पे पूछा था यही, जब उन दिनों में शिवांगी का क्या हुआ है 2-3 महीने पहले, तो मैं हंस पड़ा। तो वो क्योंकि आपने लाइटर सवाल किया तो आपके व्यूअर्स को थोड़ा लाइटर ही रखे, इतनी सीरियस बातें हमने कर ली हैं। तो मैं उस प्रोग्राम में 2-3 महीने पहले एक प्रोग्राम में 1-2 प्रोग्राम में हंस पड़ा। तो उन्होंने कहा सर आप हंसे क्यों हैं? मैं कहा क्योंकि ये सवाल बड़ा थोड़ा हंसने वाला है, तो आप भी। तो उन्होंने कहा फिर भी आप बताएं क्यों हंसे हैं? मैंने कहा जब हमने अभिनंदन पकड़ा था तो इतनी खैरियत आपने नहीं पूछी थी उसकी, लेकिन आप पकड़ी है जो कि नहीं पकड़ी। और मैं उसी वक्त से कह रहा हूं कि हमारे पास नहीं है कोई इंडियन एयरफोर्स की कोई खातून पायलट, बल्कि कोई भी नहीं है, क्योंकि ये मुकाबला ही बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल से हुआ। हिंदुस्तान को तकरीबन 30-40 किलोमीटर से नजदीक आने की हिम्मत ही नहीं हुई। तो फिर जाहिर है नतीजा यही निकलना था कि जो गिरने थे पायलट और जो गिरे भी वो उन्हीं के अस्पतालों में एडमिट हुए, और जो जान से गए वो अपने ही वहीं पर गिरे थे, अपने सरजमीन पर ही। अच्छा, क्योंकि मैं लास्ट जुमला कहता होता हूँ, लास्ट में एक जुमला जरूर कहता होता हूँ, मैं अंग्रेजी में कहता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ उर्दू में। मैं कहता होता हूँ कि मैं अपने मुल्क के लिए मरना चाहूंगा, लेकिन मैं पहले चाहूंगा कि मेरा दुश्मन अपने मुल्क के लिए पहले मरे। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर ये फरमाइएगा कि J-35 की खुशखबरी कब सुना रहे हैं बाकायदा? इंगेजमेंट है जी, पाक फिजाइया बहुत सीरियसली स्टडी कर रही है फ्यूचर के प्लान्स की, और अभी फाइनलाइज इसलिए नहीं है, और अभी सिक्योरिटी वजूहात और इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन की वजह से मेरे लिए शेयर करना डिटेल्स भी मुश्किल है। यहाँ तक मैं बता सकता हूँ कि पाक फिजाइया बड़ा सीरियसली नेगोशिएशन भी है, इंगेजमेंट भी है मुख्तलिफ मुल्कों के साथ, सिर्फ चाइना नहीं, और भी हम ऑप्शन इंशाल्लाह अपग्रेड करने की पोजीशन में है। जो ही मुझे कोई क्लियरेंस मिलेगी कि ये बता सकते हैं तो मैं आपसे बात कर लेता हूं कि पहले पाक फिजाइया ने बिल्कुल यकीनी तौर पे बताया कि कैपेबिलिटी जो है वो मैटर करती है कैपेसिटी से ज़्यादा। तो अब J-35 की हम बात कर रहे हैं, फॉर इंस्टेंस गैर मुल्की ऑपरेटर बनने जा रहा है पाकिस्तान। अभी तो जाहिर है बाकायदा तौर पे ऐलान नहीं किया गया, अगर हो जाता है ऐसा तो फिर एशिया में फ़िज़ाई ताकत का तवाज़ुन जो है पाकिस्तान का मुकम्मल तौर पर बदलता हुआ नज़र आ रहा है आपको? मज़ीद पजीराई मिलेगी पाकिस्तान को? जी एब्सोल्युटली, इसलिए कि स्टेल्थ जो जहाज होता है, ये 5th जनरेशन होता है, ये रडार पर नजर नहीं आता। ये पूरा एक न्यू फॉर्म ऑफ वॉरफेयर हो जाएगा अगर इस तरह का जहाज पाकिस्तान में इंडक्ट हो जाता है। तो ये जहाज रडार पर नजर नहीं आता, इसकी स्टेल्थ फीचर्स होते हैं, जिसका मतलब है जब तक आपके सरों पर नहीं पहुंच जाता दुश्मन को इसके होने की खबर ही नहीं होती। और ये जाहिर है इतना खतरनाक फिनोमेना है और इतना बड़ा सरप्राइज और शॉक इफेक्ट दुश्मन के लिए हो सकता है कि जहाज आपको जो नजर ही ना आए और बॉम्बिंग करके वापस चला जाए। ये एक ऑल टुगेदर जिसको कहते हैं ना वॉरफेयर की नई डायमेंशन होगी, और ये अगर हम इंडक्ट कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा पाक फिजाइया को। हिंदुस्तान ने भी अहद किया है कि वो भी एक जहाज बनाना चाह रहे हैं, एडवांस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने का कर रहे हैं, वो स्टेल्थ फीचर्स के साथ है। लेकिन उससे पहले उनको अपना याद करना चाहिए कि राफेल के अलावा जो एक और जहाज जो उन्होंने बड़ा प्राइड शो किया था कि तेजास जहाज है जो उन्होंने खुद बनाया था JF-17 थंडर के मुकाबले में, वो 40 साल पहले शुरू किया था और 40 साल में उनके पास 40 जहाज हैं सिर्फ, और वो भी जंग में नहीं लाए गए। जबकि JF-17 थंडर हमने उनके 10 साल बाद शुरू किया था 1995 में,
और पिछले 30 सालों में पाक फिजाइया के पास 200 से ज्यादा तकरीबन जहाज हैं इस वक्त JF-17 थंडर। तो ये कंपैरिजन है। तो हिंदुस्तान को सोचना चाहिए, सिर्फ इंडक्शन कहने से नहीं होती, एक करनी भी पड़ती है, और जब आप कर लेते हैं तो फिर आपको इंटीग्रेट करके एक पंच बनाना पड़ता है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि क्योंकि आपने अभी बात की कि बहुत कुछ हो रहा है, प्लानिंग भी हो रही है, तो एक जो सर बयानुल महसूस और मार के हक में एक मजीद चीज़ जो साबित हुई और दुनिया में उसने अपना जो है ना वो मनवाया, वो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को चाइनीज़ टेक्नोलॉजी की मदद से तबाह बर्बाद करके रख दिया। तो इस पे भी अब सुना है कि ये भी खबरें हैं कि पाकिस्तान को मजीद जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी चाइना दे रहा है। तो ये भी कुछ बताएं सर कि वहाँ से क्या क्या मिलने जा रहा है और उससे हमारे जो दिफा है किस तरह से मजबूत होगा, ख़ास तौर पे साइबर की दुनिया में, AI की दुनिया में हम मजीद क्या करने जा रहे हैं। बिल्कुल इमरान साहब, साइबर और AI तो हम खुद कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सारा। पाक फिजाइया के जो होनहार ऑब्वियसली AI स्पेशलिस्ट हैं और डिजिटल हमारे जो वॉरियर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो कर रहे हैं। हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, और ना पहले थे जंग से, मैं अभी बाद में भी होकर आया हूँ, तो वो नए स्ट्रैटेजीज और ऑप्शन और टैक्टिक्स पर कर रहे हैं। वो सब सेल्फ सफिशिएंट और इंडिजीनियस कर रहे हैं। डिपेंडेंस इसलिए नहीं है कि बाहर के लोग फिर सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते हैं, जैम कर देते हैं, फिर आपको राफेल की तरह फिर खुदा ना खास्ता हमें भी ना कहना पड़े कि हमें कोड नहीं दिया हिंदुस्तान ने, तो फिर हम इस पे डिपेंडेंसी नहीं करते। पहली बात तो ये। दूसरा ये मैं अच्छी खबर आपको दे सकता हूँ कि J-10C जिसने हिंदुस्तान के मारे थे, 6 जहाज मारे थे, वो हम और खरीदने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वो एक कामयाब एक्सपीरियंस रहा है हमारा। दुनिया का हमने रिकॉर्ड सेट किया और दुनिया में ज़ाहिर है पहली दफ़ा एक J-10C ना सिर्फ इस्तेमाल हुआ, PL-15 भी हुआ। तो अपग्रेडेशन बहुत जगहों पे हो रही है, कोई एक नहीं है। जैसे मैंने कहा साइबर कमांड रिवाइव वो अपग्रेड कर रही है अपने सॉफ्टवेयर्स को, न्यू इंडक्शन हमारे मिसाइल्स आ रहे हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी एडवांस हो गई है, और वो भी मैं इंडिजीनियस खुद इनसारी पर मैं बात कर रहा हूँ, मैं बाहर इंपोर्ट की बात नहीं कर रहा। हमारी टेक्नोलॉजी और हमारी जो डेवलपमेंट खुद करने की हो गई है वो अल्हम्दुलिल्लाह काबिल दीद है, और वो आने वाले वक्तों में हम और ज्यादा। इस वक्त इस दफा भी आपने देखा था 400 से 600 किलोमीटर तक तो हम पेनिट्रेट करके हिंदुस्तान के अंदर उड़ रहे थे हमारे ड्रोन्स। वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज था, और इतने छोटे थे और इतने डिसेप्टिव थे कि वो हिंदुस्तान से पकड़े ही नहीं गए। कई घंटे वहां उड़ते रहे, न्यू दिल्ली के ऊपर भी और बहुत सारे गुजरात, इवन जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो अपना घर है वहां भी उड़ते रहे। तो ये तो सरप्राइज खत्म हो चुके हैं, इंशाल्लाह और करेंगे आने वाले वक्त। बिल्कुल दुरुस्त बात की आपने। पाकिस्तान ना सिर्फ दिफाई बल्कि टेक्नोलॉजी के मैदान में भी बहुत आगे नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका खालिद चिश्ती साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे कि पाकिस्तान के लिए आगे जाके क्या मौके जो हैं वो पाकिस्तान को मिलेंगे। अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे। पाकिस्तान के नायाब मादनी ज़खायर ने आलमी सरमायाकारों की तवज्जो हासिल कर ली है, इस पर बात होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान कीमती मादनियात से मालामाल मुल्क है और दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं। आलमी सोने की दौड़ का एक नया उम्मीदवार जो है पाकिस्तान उभर कर सामने आ रहा है। इससे पाकिस्तान किस तरह से फ़ायदा उठा सकता है? देखें ज़ैनब, सीधी सी बात है कि पाकिस्तान के लिए ना इस दफ़ा अल्लाह ताला की अगर रहमत से हम कहें तो एक ऐसा सुनहरी मौका है कि पाकिस्तान इस वक्त एशिया में जो है ना मिनरल हब बन सकता है। और इसमें यह मामला है कि पाकिस्तान सिर्फ 150 अरब डॉलर का मादनी खजाना जो है उसके सोने की दौड़ में उम्मीदवार नहीं बना, बल्कि इसमें यह भी है कि इस तरह से हम अपनी तमाम जो है ना महरूमियाँ उनको भी दूर कर सकते हैं और मुल्क जो है वो तरक्की की एक नई राह पे जा रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा, अगर आप देखें तो इकोनॉमिस्ट जो एक दुनिया का एक जो है ना जिम्मेदार तरीन जरीदा समझा जाता है, ये उसकी रिपोर्ट है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि ये सब कुछ हासिल करने के लिए हमें जिन चैलेंजेस का सामने उनमें बदउनवानी, अदम इस्तेहकाम और जो सिक्योरिटी के खतरात हैं वो है। लिहाजा वो कहते हैं ना गुड गवर्नेंस, उसके बगैर इस हम जो मकसद है इसको हासिल बड़ा आपने वैलिड पॉइंट रेज किया कि शफाफियत और अगर हम कानूनी तरीके से दुरुस्त लेकर चलेंगे तमाम तर मामलात को तो हम फ़ायदा ले सकते हैं। आपके ख्याल में फिर पाकिस्तान की हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए? नहीं, पर हुकूमत का ये मामला देखिए, SIFC ने इसमें अपना बड़ा किरदार अदा किया, उनका बड़ा रोल है। अब हुकूमत को यही है कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल वहाँ पे बेहतर हो, ताकि जो इन्वेस्टमेंट लेके बाहर से गैर मुल्की कंपनियां आ रही हैं वो करें। और फिर रिकॉर्ड एक देखिए हमें कितना अरसा लगा। ये काम ऐसा नहीं होता मिनरल्स का कि एकदम से आपने इधर से फोटोकॉपी के लिए कागज डाला और उधर से निकल आया। इस पे महीने साल लग जाते हैं, बल्कि कई दफ़ा साल लग जाते हैं। तो उसमें यह भी आपको देखना होगा कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बहुत अच्छी हो और फिर
जो कंपनीज आएँ उनके लिए उस तरह से फैसिलिटेशन हो कि वो यहाँ पे मज़ीद सरमायाकारी करें और यहाँ पे काम जो है दिन रात काम हो। लेकिन अगर उनको सही माहौल ना मिला, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत बेहतर ना हुई, दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, तो फिर तो वहाँ कुछ भी नहीं होगा। इमरान साहब, सऊदी अरब के साथ भी हमारे मुआहदे हुए, चीन के साथ भी मुआहदे हो रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं इन मंसूबों से या इन मुआहदों से पाकिस्तान की मईशत जो है वो आगे जाके आपको मुस्तहकम नज़र आ रही है? देखिए, सऊदी अरब और चीन जो है ना वो इस वक्त पाकिस्तान में बहुत उनकी गहरी नज़र है और वो जो करने जा रहे हैं, आप ये देखें कि एक तरफ शंघाई जो है वो चीन जो है वो यहाँ पे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है और ख़ास तौर पे उनका ये बड़ा मामला है कि वो शंघाई इलेक्ट्रिक जो है वो यहाँ पे एक बड़ी सरमायाकारी कर रही है। और दूसरी तरफ अगर सऊदीया की बात करें तो रेकोडिक में भी सऊदीया है और फिर चीन आप देखें तो वो भी वहाँ पे आपको मौजूद नज़र आता है। फिर सऊदी अरब जो है उनके क्राउन प्रिंस का एक मुतवक्को दौरा है यहाँ पाकिस्तान का, और आप ये देखेंगे जो आजकल ये सारे वफूद आ रहे हैं पाकिस्तान में सऊदीया से, ये सब वफूद इसलिए आ रहे हैं कि यहाँ पे क्राउन प्रिंस के दौरे से पहले बहुत सारे मामला जो हैं वो तय कर लिए जाएँ ताकि वो आएँ तो अमली तौर पर वो एग्रीमेंट्स करके यहाँ पर काम शुरू किया जा सके। और मैं आपको ये बता दूँ कि अल्लाह की रहमत से पाकिस्तान जो है वो जोग्राफियाई तौर पे एक ऐसी जगह पे है और अल्लाह ने इस खित्ते को माला माल किया। बिल्कुल इमरान साहब, एक और पॉइंट के अब तवानाई के मंसूबे भी पाकिस्तान में जो हैं वो नए मंसूबे होने जा रहे हैं, तो क्या समझते हैं आने वाले टाइम में बिजली भी सस्ती हो जाएगी, आवाम को खुशखबरी मिल सकती है? देखिए, आवाम को खुशखबरी ये मिलेगी कि एक तो बिजली लाजमी सस्ती होगी, लेकिन दूसरा देखें पाकिस्तान में लिथियम के ज़खायर मिले हैं, पाकिस्तान में तांबे के ज़खायर मिले हैं, पाकिस्तान में मज़ीद जो बड़ी दुनिया की बेशकीमत मादनियात हैं उनके ज़खायर मिले हैं। तो अगर यहाँ पे वैसे खुशहाली आ जाती है, लोगों के पास कुव्वत ख़रीद लोगों की बेहतर हो जाती है, तो फिर महंगी बिजली भी उन्हें सस्ती लगेगी। इस वक्त हमें बिजली इसलिए भी महंगी लगती है कि हमारे पास कुव्वत ख़रीद ही नहीं है। एक आम आदमी अगर कमाई थोड़ी करता है तो उसको खर्चा ज़्यादा लगता है। लिहाजा एक तो ये कि ये चीज़ें बिजली वैसे भी सस्ती होगी, लेकिन जब लोगों के पास पैसा आना शुरू होगा तो उनकी ज़िंदगी में आसाइशें बढ़ जाएंगी। बिल्कुल इमरान साहब, हर सूबे के अंदर वसाइल से माला माल हर सूबा है हमारा, पंजाब देख लें, सिंध, बलूचिस्तान, कोयटा, मतलब ओवरऑल बलूचिस्तान देख लें, तो हमारे पास इतने वसाइल हैं कि अगर हमें बैरूनी सरमायाकारी की ज़रूरत है ताकि डेफिनेटली डिग आउट किया जा सके उन तमाम तरह अपॉर्चुनिटीज़ को जिसके ज़रिए रोज़गार फराहम किया जा सके लोगों को, आप क्या समझते हैं? अभी पंजाब की बात की जाए, ख़ास तौर पे पंजाब के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि पंजाब वसाइल से माला माल सूबा है, और सऊदी अरब की आप बात कर रहे थे, मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रही थी, उसमें यही कहा जा रहा था कि पंजाब जो है वो टॉप पर है इस वक्त कि इतने वसाइल हैं, लेकिन हमारे पास बेहतर वो अपॉर्चुनिटी नहीं है या बेहतर रास्ता नहीं है टू फाइंड आउट। मैं अब आपको थोड़ा सी बात देखिए, पहले क्या था, पहले ये समझा जाता था कि सुई गैस है जो वो सुई के मुकाम से निकली और सिर्फ बलोचिस्तान में ही है, फिर सिंध में निकलना शुरू हुई। अब आपको लेटेस्ट पोजीशन पता है कि जो केपी से सुई गैस निकल रही है, जो गैस के ज़खायर केपी से मिल रहे हैं, कड़क से और दूसरे, और वो कुदरती गैस जो वो उसकी क्वालिटी सुई से निकलने वाली क्वालिटी से कहीं बेहतर है। पंजाब की अगर बात करें तो यहाँ जो पिंक सॉल्ट है उसको देख लें, चिन्योट में जो आयरन के ज़खायर है वो देख लें, फिर सोना निकल कई जगह से है। तो ये पंजाब जो है ये देखें, बलोचिस्तान देखें, केपी देखें, सिंध देखें, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तो पूरे मुल्क में ये हमारे पास ज़खायर तो हैं, लेकिन वो जज्बा होना चाहिए, वो करेज होनी चाहिए और वो वसाइल होने चाहिए कि हम पूरी ईमानदारी से उन चीज़ों को निकाल के और फिर इस मुल्क की तरक्की पे खर्च करें। बिल्कुल, अब बैरूनी तौर पे हमें सरमायाकारी भी यकीनी तौर पे मिलेगी, आगे जाके मदद भी मिल रही है। इमरान साहब, SIFC जिस तरह से तवानाई के शोबे में सरमायाकारी करा रही है, क्या कहा जा सकता है कि पाकिस्तान तवानाई में खुद कफालत की मंजिल तय करता हुआ नजर आ रहा है? देखिए ज़ैनब, इसमें दो चीज़ें होती हैं। SIFC के रोल से तो कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन मामला ये कि क्या तवानाई के जो ज़खायर हैं सिर्फ वो पूरे कर लेना ही काफ़ी है? फिर वही बात है कि तवानाई के अब बिजली तो हमारे पास सरप्लस है, लेकिन अगर महंगी इतनी है कि कोई सनतकार उसको यूज़ ही नहीं कर सकता, आलमी मंडियों में मुकाबला ही नहीं कर सकता, एक्सपोर्ट के लिए देखें अगर उसका लागत ही पूरी नहीं हो सकती तो हमने फिर ऐसी तवानाई को क्या करना। लिहाजा इस पर भी ज़रूरत है इस वक्त कि ऐसे जो ज़खायर हैं, जो ऐसे तरीक़ाकार हैं वो अपनाए जाएँ कि जिससे हमें
सस्ती तवानाई मिले। बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान बड़े मुआहदे कर रहा है, बड़े मंसूबे जो हैं पाकिस्तान के तय पा रहे हैं चीन के साथ, सऊदी अरब के साथ। और अब देखना ये है कि अगर मुनासिब शफाफियत और कानूनी तरीक़ाकार हमारा मुनासिब होगा तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान जो है वो सरमायाकारी और रोज़गार के मौका जो हैं पाकिस्तानियों को मिलेंगे और पाकिस्तान ज़राई मुल्क से सनती मुल्क बन सकता है। तो अब सबकी नज़रें जो हैं इन्हीं मुआहदों की तरफ हैं कि पाकिस्तान के लिए नए रास्ते खुलेंगे। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।